So, hi everyone. I hope you all are enjoying and studying very well. We are once again back with another lecture of NCRT line by line series for chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance for class 10, plus 2 only. So, in this session, guys, because of some volume issue, I am going to repeat all the things which I had just said before today. So, let's do with beginning now. तो दिस इज अ टेलीग्राम हैंडल गाइस। आपको अगर जी कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी क्विक नोटिफिकेशंस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अपने टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोग इस पे जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पा सको और आप लोग को यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट सर्च ना करना पड़े, आप डायरेक्टली लिंक से यहाँ तक आ सकते। देन हम सीरीज में चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब पीछे हमने क्या किया था, रिकॉल की कैटेगरी करते हैं जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम डीएनए पढ़ चुके हैं, व्हाट इज डीएनए, हम चेन डीएनए स्टडी कर चुके हैं पूरी, हाउ टू मेक अ चेन, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कैसे हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल को सर्च किया था, लाइक योर हर्शियन चीज एक्सपेरिमेंट है ना, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट था। तो इन सारों से हमने प्रूव किया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। देन हमने आरएनए वर्ल्ड देखा था, व्हाट इज आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में हमने स्टडी किया था कि जो आरएनए है वो प्रिमिटिव आपका जेनेटिक मटेरियल है जिससे डीएनए इवॉल्व हुआ है। रेप्लिकेशन, कैसे डीएनए से डीएनए बनाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, कैसे डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है। जेनेटिक कोड, कैसे एमआरएनए से हम लोग अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं। और ट्रांसलेशन, कैसे हम लोग प्रोटीन्स बनाते हैं एमआरएनए। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हमने कल ही स्टडी किया था, जहाँ पे हम लोगों ने लैक ओपरॉन स्टडी किया था। लैक ओपरॉन में हमने बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो थी कि आपकी लैक्टोज होना जरूरी है। देन ZYA3 स्ट्रक्चरल जीन है, अगर ये जेड की बात करें तो होता है बीटा ग्लाइकोसाइड, जिसका काम क्या होता है, सेक्राइड का ब्रेक डाउन करना, डाइसेक्राइड्स का या पॉलीसेक्राइड्स का ब्रेक डाउन करना। लैक्टोज का किसमें ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज और माल्टोज में, सॉरी ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। देन अगर हम बात करें, हमने देखा था वाई, दैट इज योर परमिएज, जिसका काम क्या होता है, परमेबिलिटी बढ़ाना सेल की। एंड अगर हम बात करें आपके ट्रांसएसिटाइलेज, जो कि ए से कोड होता है, और ट्रांसएसिटाइलेज का फंक्शन क्या होता है, आपकी सेल की डिटॉक्सिफिकेशन से बचाना, सेल को खराब होने से बचाना। देन हमने स्टडी किया था जीन एक्सप्रेशन, है ना, जीन एक्सप्रेशन में हमने ये देखा था। देन हमने HGP स्टडी किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि इस पूरे ये प्रोसेस को 13 ईयर्स लग गए थे, जहाँ पे जो पहले सारे क्रोमोसोम थे वो 13 ईयर्स में हुए थे, 1990 टू योर 2003। बट एक क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1, जिसको हम लोगों को 16 ईयर्स लगे थे। और क्रोमोसोम नंबर वाई, जो कि सबसे छोटा है, फ्यूएस जीन्स अवेलेबल होते हैं, वो सबसे कम टाइम में होता है। देन आज हमें स्टडी करना था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो स्टार्टिंग अगेन विद द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे पहले था कि वॉइस नहीं आ पा रही थी आपको, तो डोंट वरी, वी विल डू अगेन। As stated in the preceding section, 99.9% of base sequences among the human same, 99.9% of base sequence होता है ह्यूमन के अंदर, वो सेम। Assuming human genome as 3 into 10 raised to power 9 base pair, ये assuming का कोई मतलब नहीं है, इतना ही होता है haploid content हमारा। In how many base sequences would there be differences, और कितने base sequences में difference होगा अगर ये 99.9% सेम है तो absolutely एक या दो में ही होगा, not more than that. It is these differences in the sequence of DNA which make every individual unique in the phenotypic appearance. और ये एक या दो बेस पे चेंज होने से ही आपके अपेयरेंस में सारा चेंज आ जाता है। इफ phenotypic मतलब जो कि आपका ऊपर से दिख रही है, फिजिकल अपियरेंस। If one aim to find out genetic differences between two individuals or among individuals of population, sequencing a DNA every time would be daunting and expensive task. अगर जो आप लोग हर बार एक इंडिविजुअल का डीएनए लोगे, तो पूरे को स्टडी करने बैठोगे, इट विल वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, और उसमें बहुत सारा एक्सपेंसिव भी होगा, है ना, बहुत सारे एक्सपेंसिव यूज हो जाएंगे, एक्सपेंसिव यूज होंगे, और डिफिकल्ट टास्क भी एब्सोल्युटली। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3 into 10 बेस पे। अब एक बार ट्राई करते थे कंपेयर करने की। अभी तक क्या कर रहे थे, आप पहले एक को रीड करोगे फिर दूसरे को रीड करोगे, बट जब आप कंपैरिजन करोगे तब आपको इजीली स्टडी हो जाएगी व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बोथ। So DNA fingerprinting is a quick DNA fingerprinting is a quick where we are. DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individuals. Just give me a minute, guys.
So DNA fingerprinting involves identifying difference in some specific regions in DNA called repetitive DNA. Because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. अब एक ऐसा डीएनए है आइडेंटिफाई करते हैं अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो किस प्रिंसिपल वर्क करती है इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए पूरे डीएनए को रीड करने के बजाय हम क्या करते हैं ऐसे रीजन को लेते हैं जो कि रेपिटेटिव डीएनए होता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही होती है बार बार बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेचेस रिपीट हो रहे होते हैं these repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. क्या कह रहे हैं वो these DNA are separated. अब जो ये DNA इसको आप सेपरेट कैसे करते हैं यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जहाँ पर जो आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया वेट फॉर अ मिनट स्लाइड 2 मिनट के लिए जा सकते हो जस्ट वेट फॉर अ मिनट तो आप लोगों ने ये सारा कुछ पहले भी स्टडी किया था कहाँ पे स्टडी किया था आप लोगों ने स्टडी किया था आपका मिजल्स एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि हम लोग N15 को यूज़ कर रहे थे दैट इज हैवी आइसोटोप और हैवी आइसोटोप को यूज़ कर रहे थे उस वक्त हम उसकी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे थे जहाँ पे जो हैवी था वो नीचे डिपॉजिट हो रहा था और जो लाइट था वो ऊपर जा रहा था द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक सेपरेट एज स्मॉल डीएनए अब जो बल्क डीएनए वो तो मेजर पीक बना रहा है जो कि बहुत अमाउंट है जो कि रिपीट हो रहा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है वो तो आपकी बल्क पीक देगा क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है हाइवर जो चीज रिपीट नहीं हो रही है बार बार वो क्या होता है वो स्मॉल पीक्स में आती है जिसे आप लोग कहते हो सैटेलाइट डीएनए डिपेंडिंग ऑन द बेस कॉम्पोजिशन ए रेशियो टी रिच और जी रेशियो सी रिच length of segment and the number of repetitive units द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज अब इसके डिपेंड पे चाहे उसमें या तो एसी ज़्यादा है या जीसी ज़्यादा है उस सेगमेंट की लेंथ कितनी है कितने रेपिटेटिव यूनिट्स है उसके बेसिस पे हम लोग सैटेलाइट डीएनए को क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट माइक्रो मतलब छोटा और मिनी भी छोटा ही होता है वैसे तो बट आई डोंट नो व्हाट इज द तो बेसिकली एनसीईआरटी बोलती है टू डिफरेंसेस होते हैं तो माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट है ना बेसिकली आप लोगों ने मैक्रो और माइक्रो टाइप पढ़ा है ना न्यूट्रिएंट्स में तो यहीं पे भी ऐसे होता है माइक्रो एंड मिनी दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन इनका काम क्या होता है कि किसी प्रोटीन के लिए सिंथेसाइज नहीं करेंगे बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम बट इसका काम क्या है कि ह्यूमन जीनोम में बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रोटीन कोई नहीं बना रहे हैं बट ह्यूमन जीनोम में बार बार रिपीट हो रहे हैं दिस सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बार बार रिपीट होना ये टर्म हमने कल स्टडी की थी एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ये सारा बेसिक्स बनाते हैं मतलब जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सारी रन हो रही है सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड हेयर फॉलिकल स्किन बोन सलाइवा स्पर्म एक्सेट्रा अब ये बता रहे हैं आपको डीएनए कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाता है बेसिकली अगर आप लोग इफ यू पीपल आर हैबिचुअल ऑफ सीइंग लाइक सीआईडी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट तो आप लोग वहाँ पे फॉरेंसिक साइंस की टीम दिखाई जाती है जो कि क्या करते हैं कि आके या तो नेल लेते हैं या हेयर लेते हैं या स्लाइवा लेते हैं ना ईयरबड कॉटन से तो वो क्यों लेते हैं जस्ट टू परफॉर्म द डीएनए टेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो दैट द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म से आप कहीं से भी लो ये नहीं होता कि अगर आप बाल से लोगों तो कोई डिफरेंट डीएनए आ जाएगा अगर स्लाइवा से लोगों को डिफरेंट नो इट इज नॉट लाइक दैट पॉलीमॉर्फिज्म की डिग्री सब में सेम होती है दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन जस्ट मैंने आपको बताया भी कहाँ पे यूज होता है फॉरेंसिक में फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन और क्योंकि ये इनहेरिटेबल होते हैं कहाँ से पेरेंट से चिल्ड्रन आगे फॉरवर्ड होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर ये आपको डिस्प्यूट हो गए कोई है ना और आपने क्या बताना है कि हुज चाइल्ड इज दिस तो आप लोग क्या करवा सकते हो फर्टिलिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो ये मेन पर्पस है यूज क्या है या तो फॉरेंसिक साइंस में हो रहा है या फिर पेरेंट आइडेंटिफिकेशन में हो रहा है ना so these are the two uses of DNA fingerprinting. As polymorphism in DNA sequence is the basic of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. Polymorphism का मतलब क्या है? Polymorphism मतलब variation at genetic level arise due to mutation. जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशंस का आना वेरिएशंस का आना किसकी वजह से म्यूटेशन मतलब कोई सपोज एक बेस चेंज हो गया है ना तो क्या वो म्यूटेशन हो गया उसका म्यूटेशन हो पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन हो है ना उस चीज को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं
Recall different type of mutation and their effects that you had already studied in chapter 5. दो तरह की म्यूटेशन पढ़ी आपने, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन, है ना। पॉइंट में क्या होता है कि सिंगल किसी भी जीन में चेंज आता है, बट पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि अ पेयर ऑफ जीन क्रोमोसोम में ही चेंज आता है। जैसे कि आपने पढ़ा था, दैट इज योर डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 21 की कॉपी ऐड हो जाती है, दैट इज अ टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट, इट इज फ्रेम शिफ्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली पूरे ही चीज, दैट इज योर पोलीपोलारिटी, है ना, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एक सीक्वेंस ही चेंज हो गया। तो दैट इज योर पॉलीपोलैरिटी का एग्जांपल होता है डाउन सिंड्रोम। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट वेयर हियर, या थोड़ा सा ऊपर से रह गया, रिकॉल डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशन, ये हो गया हमारा। न्यू म्यूटेशन मे अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन स्टोमैटिक सेल और इन जर्म सेल। अब जो न्यू म्यूटेशन हो सकती है वो कहाँ हो सकती है, या तो स्टोमैटिक सेल में हो सकती है जो कि आपके नॉर्मल हर एक बॉडी पार्ट के सेल है, या फिर जर्म सेल्स में हो सकती है, सेल दैट जनरेट गैमेट्स। जर्म सेल क्या होता है, ऐसे सेल जिनसे आपके गैमेट्स बनते हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। If germ cell mutation does not seriously impair individual ability to have offspring, you who can transmit the mutation. क्या कह रहे हैं वो, if a germ cell mutation जो आपके जेनेटिक सेल में आई है does not seriously impair individual's ability, वो इंडिविजुअल एबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा, to have offspring, who can transmit this mutation, तो फिर कौन है जो ये म्यूटेशन ट्रांसमिट कर रहा है। इट कैन स्प्रेड टू, अब देखिए एनसीईआरटी ने लाइन कितनी घुमा के निकली और इसका जो अल्टीमेटली कंक्लूजन आएगा वो बहुत सीरियस होगा। क्या लाइन थी, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर ये एक इंडिविजुअल में नहीं जा रही, चांसेस हो सकते हैं कि वो उससे आगे एक्सपेक्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि सपोज एक म्यूटेशन है जो कि आपके अंदर हो गई और वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो माइनर म्यूटेशन है। बट जो नेक्स्ट जनरेशन में जैसे जैसे वो जाती रहेगी तो वो एक हाई लेवल पे चली जाएगी और इसका मतलब वो एक्सपेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए क्या आगे कि वो एक टाइम हो सकता है जो कि एक पॉपुलेशन में एक्सपेक्ट हो सकती है। Allelic, again recall the definition of alleles. Alleles क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन फ्रॉम चैप्टर 5। मतलब जैसे टॉलनेस का क्या हो सकता है, या तो शॉर्ट होगा या टॉल होगा, so this is allele. Sequences variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant allele at the locus occur in human population with a frequency greater than 0.01. In simple terms, if an inheritable mutation is observed in population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. सिंपल क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ये कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन पूरी पॉपुलेशन में आपको दिखाई देती है हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, सबके अंदर वो चीज आ रही है, उसे हम लोग कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in this sequence may not have an immediate effect impact in an individual reproductive ability। क्या कह रहे हैं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑब्जर्व होने की, वो कहाँ ज़्यादा होती है, नॉन कोडिंग डीएनए। क्यों, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल पे, वो इतनी जल्दी नहीं आता। दिस म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और क्या होता है, पहले बहुत माइनर म्यूटेशन है, धीरे धीरे क्या होता है कि एक्यूमुलेट होती रहती है, पूरी ज़्यादा होती रहती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएशन और पॉलीमॉर्फिज्म। और अल्टीमेटली क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि तभी अपने आप को एक्सपेक्ट करने लग जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, और फिर ये वेरिएशन या वेरिएबिलिटी दिखानी शुरू करती है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल। हो सकता है एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो, या हो सकता है बहुत सारे में चेंज हो। फॉर एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच polymorphism play a very important role and you will study this in higher classes। और अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता रहे, है ना, एडवांसमेंट आती रहे और स्पीशीएशन आती रहे, मतलब न्यू स्पीशीज बनती रहे, तो उसके लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म का होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, म्यूटेशंस का आना एट जेनेटिक लेवल इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। The technique of DNA fingerprinting was initially developed by a very important name of scientist Al Jeffreys। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया था। ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब। अब डीएनए को कैसे यूज करा जा रहा है, प्रोब की तरह, दैट शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका जो क्या कर रही थी, बहुत हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही थी।
इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, VNTR। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको क्या कहा गया? VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। अब देखो इसके अंदर में क्या लग गया? रिपीट, मतलब ऐसी सीक्वेंस जो कि रिपीट हो गई। द टेक्निक as used earlier involved southern bolding hybridization। डीएनए की टेक्निक में होता है सर्दन बोल्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, वहीं अगर जो आरएनए होता है तो दैट इज वेस्टर्न यूजिंग रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR एज प्रोब। ठीक है, कैसे प्रोब यूज करने आपने? रेडियो एक्टिव लेबल्ड VNTR। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब सपोज आप लोगों ने किसी की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, आपने कंपेयर करना है, तो क्या होगा? आप लोगों को पहले उन दोनों बंदों का डीएनए लेना होगा। तो क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग आइसोलेट करते हो डीएनए को, निकालते हो। अब क्या करना है आपने? डायरेक्शन को पीसेज में तोड़ना है ताकि आपके पास वो पर्टिकुलर रिपीट आ सके जो कि आपको चाहिए, है ना, वो पर्टिकुलर सेगमेंट आ सके। तो क्या करोगे आप? डाइजेस्ट करोगे डीएनए को विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। एंडोन्यूक्लियोसिस मतलब जो कि डीएनए को उसके मतलब अंदर से काटेगा, एंड से नहीं, डीएनए के बीच में से काटेगा कहीं से भी। और अगर जो ये एक्सोन्यूक्लियोसिस होता है, एक्स मतलब बाहर, और तो उसका मतलब डीएनए के आउटर से काटता है, बट ये डीएनए के अंदर से काटता है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपने क्या करना है? अब आपके पास आपके डीएनए भी आ गया, आपने पीसेस भी ले लिए। अब आप लोगों ने पीसेस को क्या करना है? सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कुछ प्रोसेस होगा। अब बेसिकली क्या होता है इसमें? अगले आपके पास स्लाइड होगी जहाँ पे डायग्रामेटिकल व्यू है। एक क्या होता है? एक प्लेट ली जाती है जिसके अंदर वेल्स होते हैं, मतलब गड्ढे होते हैं जहाँ पे डीएनए को लोड करा जाता है। और फिर क्या होता है? आपको डीएनए पता है क्या है? डीएनए इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव किसी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ। तो क्या होगा कि उसके अराउंड हम एक पोटेंशियल लगाएंगे जो भी हमारे प्लेट है। कैथोड की साइड हम लोग डीएनए को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक? कैथोड पे डीएनए का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास। तो क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे वेल्स में, और हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो क्या होगा कि जो डीएनए के स्मॉल पार्टिकल है वो तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे नॉर्थ की तरफ, क्योंकि उनके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही है ना। और वहीं जो हैवी पार्टिकल है उन पर ज़्यादा ग्रेविटी लग रही है, तो वो लेट मूव करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, है ना, कितने हैवी है या लाइट है, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। और आप लोग देख पाओगे फिर जहाँ पे भी दो चीज़ें मैच करेगी, है ना, इट मीन्स दे बोथ आर सेम इंडिविजुअल। इट मीन्स यू कैन से दैट ए एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ट्रांसफॉर्मिंग ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलम। अब आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई। अब आपको विजुअलाइज कैसे करना है? देखने कैसे? ऐसे आराम से नहीं दिख जाते। सोचोगे आपकी हमने वेल सुना है और अपने आप सामने रखे तो ऐसा नहीं दिखेगा। उसके लिए क्या करनी पड़ती है? आपको ब्लोटिंग करनी पड़ती है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए जो कि सेपरेट हो चुके हैं तो सिंथेसाइज मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने पड़ते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबर्ड VNTR प्रोब। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी किसके साथ? VNTR प्रोब्स के साथ। और कैसे VNTR? रेडियो एक्टिव VNTR। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटोरेडियोग्राफी, अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज शोन। उसका क्या होता है? डिटेक्शन की जाती है, मतलब उनको स्टडी किया जाता है कैसे? और ऑटो रेडियोग्राफी से। बेसिकली क्या होता है? इथीरियम ब्रोमाइड एक आपका स्ट्रेन होता है, उसके थ्रू आप इसको डिटेक्ट करते हो या विजुअलाइज करते हो। और यूवी रेज की प्रेजेंस में होता है, नॉर्मल लाइट नहीं, यू नीड यूवी रेज फॉर। ये आप लोग स्टडी करोगे बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरा प्रोसेस है। द VNTR बिलोंग्स टू क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट। आपने देखा है ना, दो तरह की होती है सैटेलाइट, माइक्रो एंड मिनी। तो डीएनए VNTR किसकी क्लास में आते हैं? मिनी सैटेलाइट। द स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस इज अरेंज्ड randomly in many copy number. The copy number vary from chromosome to chromosome in an individual. The number of repeats show very high degree of polymorphism. As a result, the size of VNTR vary from size of 0.1 to 20 kb. कितना साइज हो सकता है? 0.1 टू 20 केबी का साइज हो सकता है VNTR का। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different size. जब ये सारा सेपरेशन हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस तो डिफरेंट साइज के बैंड्स आते हैं आपके पास, बिकॉज साइज डिफरेंट है ना। आपने देखा ना 0.1 टू 20 केबी का हो सकता है, तो साइज डिफरेंट।
दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए, और हर एक इंडिविजुअल डीएनए के लिए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न बन जाता है, कोई हैवी है कोई लाइट है, तो हर एक डीएनए का हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। If differs from individual to individual in a population, expect a case of monozygotic twins. अगर ये monozygotic twins है, मतलब एक ही zygote से दो आपके एम्ब्रियो बन गए, है ना, उस केस में सेम होगा, बाकी सारी पॉपुलेशन में डिफरेंट होगी। द सेंसिटिविटी ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखिएगा। The sensitivity of technique has been increased by use of polymerase chain reaction. अब ये पीसीआर की मदद, पीसीआर क्या होता है, पब्लिक बेसिकली पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है हम डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज आपने एक चीज ले लिया, आपने एक डीएनए ले लिया किसी ऑर्गेनिज्म, है ना, आप ये तो नहीं आप दोबारा मांगने जाओगे करके आपको वो डीएनए खराब हो गया, तब उस ऑर्गेनिज्म में दोबारा जाओगे कि अपना डीएनए सैंपल दो, नो। तो क्या करते हैं फॉरेंसिक साइंस में कि उस चीज को पहले हम लोग कॉपीज में बना के रख लेते हैं, ताकि इन केस अगर जो पहली चीज डिस्ट्रॉय हो भी गई है तो दूसरी को हम लोग यूज कर सकें और वो सेम कॉपीज होती है। Consequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. एक सेल का डीएनए ही बहुत होता है डीएनए फिंगरप्रिंट के एनालिसिस के लिए। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस के अलावा वी विल कम बैक टू दिस डायग्राम जस्ट गिव देम science, it had made a wide application such as in determining the population and genetic diversity. अब फॉरेंसिक साइंस में तो हो ही रहा है यूज, उसके अलावा कहाँ यूज हो रही है, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprint, और आज के टाइम पे बहुत सारे probes को यूज किया जा रहा है to generate DNA fingerprint. So this is all about the theoretical part of DNA fingerprinting. इसके बाद हमारे पास समरी है, we will do the summary of the chapter in a very quick manner. अभी देखिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपको दो सैंपल दिए गए, वन इज योर पैरेंटल डीएनए, अनदर वन इज योर मेटर्नल क्रोमोसोम, जहाँ पे दिखाया गया इन फिगर नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसमें देखिए क्रोमोसोम 7 है, उसमें क्रोमोसोम 7 है, एंड दिस इज क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 2, दिस इज क्रोमोसोम 16 एंड क्रोमोसोम 6, है ना। यहाँ पे आपके तीन इंडिविजुअल्स लिए गए हैं बेसिकली, क्योंकि तीन आपको ये दिख रहे हैं क्रोमोसोम, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और फिर उन्होंने क्या किया, सपोज ये जो ये वाला है ये पेरेंट है ना, और ये इसके चिल्ड्रन। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता लगाना है कौन सा इनका स्टूडेंट है, कौन सा इनका चिल्ड्रन है और नहीं, है ना, ऐसा हो सकता है। तो क्या किया आप लोगों ने, सबसे पहले तो इन लोगों को क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करोगे, देन आप लोग एंडोन्यूक्लियस की मदद से काटोगे पीसीज में, जो कि आपको स्ट्रेंथ ये बोलोगे। देन आप देख पा रहे हो, देखो ये वेल्स है, जो वेल्स होते हैं यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, लोड कर देते हो। ये पैरेंटल है, पेरेंट से हमें मैच करना है ना, और ये ए का है, ये बी का है, दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी, ठीक है। जो आपका येलो कलर का है दैट इज फॉर ए, एंड जो आपका स्काई ब्लू कलर का है दैट इज फॉर बी। अब क्या होगा जब आप प्रोसीजर करोगे, ये देखो, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो, अब ऐसा देखिए आप लोग, ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इनका साइज सेम हो सकता है ना। देन ये भी इसके बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रही है, दोनों मतलब इन दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो आपके दोनों ए और बी है, उस केस में येलो वाला दोनों सी के बराबर है। देन ये किसी के बराबर भी नहीं है ना, पेरेंट कोई भी नहीं है। देन ये वाला इसके इक्वल होता है, ये देखिए, है ना। देन ये किसी के इक्वल नहीं है, ये किसी के इक्वल नहीं है, देन ये इक्वल है। तो बेसिकली अब जो भी मोस्टली जिस केस में इक्वल आ रही है ना, दैट विल यूर रिलेटेड ऑर्गन। जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है कि दिस इज वन, इसके केस में कितने मैच कर रहे हैं, अगर हम ए की बात करें तो ए के केस में हमारे पास कितने मैच करे, वन, ये भी मैच कर रहा है गाइस। लेट मी टेक ब्लू कलर, तो एक ये हो गया, है ना, उसके बाद एक ये हो गया, ये किसी से नहीं मैच कर रहा, रेड वाला किसी से भी मैच नहीं कर रहा, और एक ये नीचे भी मैच कर रहा, तो यहाँ पे दो मैच हुए, ठीक है। यहाँ पे कितने हुए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। So it means you can say
दैट सी इज कोरिलेटेड टू बी। सी सी का जो पैरेंटल ट्रेट है वो बी के साथ मैच कर रहा है। So you can say that जो B है it can be a progeny of C। ठीक है, so this is a quick way जिसमें आपको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है that how fingerprinting look like। दिस इज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जहाँ पे हमने देखा कि आप लोगों को अगर जी किसी को कंपेयर करना है ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ए और बी को कंपेयर किया किसके साथ, सी के साथ। अगर जो आपने कंपैरिजन करने हैं तो व्हाट यू कैन डू इज आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पूरे डीएनए को रीड करने की जगह। मूविंग ऑन टू समरी, दिस इज द लास्ट पार्ट जहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर खत्म करेंगे। इसके बाद आप लोगों से आई रिक्वेस्ट यू टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की आपकी चॉइस पता चल सके एंड वी कैन स्टार्ट विद दैट। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड है मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। While DNA stores genetic information, RNA mostly help in transfer and expression of information। RNA का ड्यूअल रोल होता है जो कि अडेप्टर मॉलिक्यूल और कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। दो RNA DNA both function as genetic material, but DNA being chemically and structurally more stable is better genetic material। क्योंकि जो आपका DNA है वो स्ट्रक्चरली स्टेबल है, तो इसलिए उसे ज़्यादा बेसिकली बेटर जेनेटिक मटेरियल बताया गया। However, RNA is the first to evolve and DNA was derived from RNA only। The hallmark of double-stranded half DNA structure is the hydrogen bonding between base pair of opposite strands। The rule is that adenine pair with thymine through double bond and guanine pairs with cytosine with triple bond। This makes one strand complementary to other। इससे क्या होता है कि एक स्ट्रैंड दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। The DNA replicates semi-conservatively, किसने प्रूव किया था, मिचेल्सन एंड चार्ल्स ने। कैसे प्रूव किया था, N15 यूज करके, दैट इज अ हेवी आइसोटोप, नॉट रेडियोएक्टिव, हेवी। The process is guided by complementary hydrogen bonding। A segment of DNA that codes for RNA may, in a symplectic term, can be referred as gene। During transcription also, one strand of DNA acts as template strand, जो कि आपके कोड करता है mRNA के लिए या फिर RNA के लिए। However, to direct the synthesis of complementary RNA, और दूसरे को कहते हैं coding strand। In bacteria, the transcribed mRNA is functional, hence can directly be translated। But in eukaryotes, the gene is split। The code sequences exons are interrupted by non-coding sequences introns। Introns are removed and exons are joined to produce functional RNA called splice string। The messenger RNA, mRNA, containing the base sequences that are read in a combination of 3 the triplet की फॉर्म में रीड किया जाता है टू कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, और इसे ये कौन करता है, tRNA। दैट इज the genetic code is read again on the principle of complementary by tRNA that act as adapter molecule। क्यों, क्योंकि एक साइड पे ये tRNA को मतलब अपने कोडोन्स को रीड भी करता रहता है और दूसरी साइड पे ये अमाइनो एसिड चेन को भी बनाता रहता है, इसलिए इसका ड्यूअल फंक्शन भी कहते हैं। The specific tRNA for each every amino acid, हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक tRNA होता है। The tRNA binds to specific amino acid at one end, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, anti-codon loop, and pair to hydrogen bond with the code on mRNA through its anti-codon। The site of translation protein synthesis is ribosome। राइबोसोम में सारे प्रोसेस होते हैं। राइबोसोम is a membraneless organelle which bind to mRNA and provide platform for joining of amino acids। On one of the RNA acts as catalyst for peptide bond formation। एक RNA एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह, है ना। और बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो कि किसके तरह बनता है, एक COOH और दूसरा NH2 के बीच बनता है। Which is an example of RNA enzyme। Translation is the process that has evolved around RNA। जितना भी प्रोटीन मशीन जो सारी RNA के इवॉल्व घूम रही है, indicating that the life began around RNA। इससे पता चलता है कि लाइफ बिगिन हुई वो RNA के साथ हुई। Since transcription and translation are energetic, very expensive process, these have to be tightly regulated। क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए बहुत प्रिसाइजली इस प्रोसेस को करना पड़ता है। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमरी स्टेप फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इन बैक्टीरिया मोर देन वन जीन, जैसे हम लोग कह सकते हैं पॉलीसिस्टोनिक, इज अरेंज्ड टुगेदर एंड रेगुलेटेड इन यूनिट नोन एज ओपेरॉन। मतलब मैंने आपको बेसिकली बताया है कि जिसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें मेनी सिस्टोन्स हो सकते हैं, हम पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं।
However, जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उन्हें मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। Lac operon is a prototype operon in bacteria which codes for gene responsible for metabolism of lactose, beta galactosidase. The operon is regulated by amount of lactose in the medium where the bacteria are grown. Therefore, this regulation can also be viewed as regulation of enzyme synthesized by substrate. Human Genome Project was a mega project that aimed to sequence every base in human genome. 13 years के लिए प्रोसेस चला था. This year, this project has yielded much new information. जिसकी वजह से बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली हमें ह्यूमन जीनोम्स के बारे में, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में. Many new areas and the venue have opened up as a consequence of project. DNA fingerprinting is a technique to find out variation in individual of population at DNA level. It works on the principle of polymorphism in DNA sequencing. It has an immense application in the field of forensics. DNA fingerprinting की बात हो रही है. क्या होता है, VNTR का रोल इंपॉर्टेंट होता है ना. सेटेलाइट डीएनए होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और कहाँ कहाँ यूज होता है, फोरेंसिक साइंस, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. So this is all about the chapter number 6 molecular basis of inheritance, जो कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर स्टार्ट किया गया था, है ना. बिकॉज आई हैड गॉट मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज फॉर दिस ओनली, पर्टिकुलरली सिर्फ इसी चैप्टर के मेरे को बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए थे. दैट इज व्हाई आई हैड कंप्लीट दिस चैप्टर फर्स्ट. In the next part, we are going to start with sexual reproduction in flowering plant as of now. But still, we are waiting for your preferences. अगर ये आप लोग कोई और चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए मैक्सिमम वोट्स आ रही है, we are working on that. So we had got as of now for sexual reproduction in flowering plant, so we will start with that. So this is all about today guys, है ना. आज के लिए हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखा, जहाँ पे हमारे लेक्चर में कुछ इश्यूज भी आ गए थे, जहाँ से आपको सबसे पहले वॉइस नहीं देखने को मिलेगी. However, I will trim that part of video ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, आप लोगों को इतना स्किपिंग ना करनी पड़े. बट डोंट वरी, सब कुछ आता रहता है, प्रॉब्लम्स आती है, बट वी हैव टू कॉप अप विद दैट. सो डोंट वरी, वी आर देयर विद यू, है ना. हम लोग आपके हर एक चैप्टर प्रिपेयर करेंगे सीरीज में, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज. एंड अल्टीमेटली एनसीईआरटी ही है जो कि आपके लिए वरदान है ना. पेपर एनसीईआरटी से ही बनना है, बीच है आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तो फोकस ऑन एनसीईआरटी. ऑल्सो कल हमने एक सेशन किया जहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर जो आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड के लिए तो आप कैसे कर सकते हैं. प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन. ऑल्सो अपकमिंग संडे का एक सेशन है जहाँ पे हम आपके डाउट्स पूछेंगे. आप लोगों को डाउट सबमिट करना है अपना. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आस्क योर क्वेश्चन फॉर्म, वो फॉर्म भरिए. जैसे आप फॉर्म भरेंगे आपके रिस्पॉन्स हमारे तक आएगी और अपकमिंग संडे को हम लोग उसके ऊपर सेशन करेंगे जहाँ पे हम लोगों को आपको आपके डाउट्स के आंसर देंगे. तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल. मीनवाइल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल ताकि जो वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और इसका बेनिफिट उठा. So this is very short and concise session today because of only volume issue. तो वॉइस इशू था, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट आई विल ट्रिम दैट ताकि आप लोगों को इशू ना आए सेशन देखते हुए. तो थैंक यू गाइज. मीनवाइल enjoy your learning. Thank you.